हाँ यस सर। ठीक है। क्योंकि कभी कभी स्क्रीन दिख रही है। यस यस सर। सर। ठीक है। तो गॉसियन एलिमिनेशन मेथड को मैं शॉर्ट में GEM लिख दे रहा हूं। गॉसियन एलिमिनेशन मेथड विथ पिवटिंग। ठीक है। तो गॉसियन एलिमिनेशन मेथड विथ पिवटिंग में, पिवट तो आप जान रहे हैं किसको कहते हैं। पहले तो ये लिख देते हैं कि विच आर द पिवट्स इन गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। ठीक है। तो पिवट गड़बड़ कर रहा है चिरंजीत। हाँ। आवाज बीच में चले गई थी क्या? यस सर। यस सर। यस सर। यस अच्छा। सर। यस सर। ठीक है। देखिए, वो गॉसियन अभी आ रही है। यस यस जो सर। स्क्रीन दिख रहा है यस यस सर। सर। होपफुली। तो देखिए, GEM विथ पिवटिंग में पहले हमने ये समझना जरूरी है कि किसको हम पिवट कहते हैं। तो मैंने बोला कि हम तीन इक्वेशन और तीन वेरिएबल लेते हैं, तो पिवट कौन से एलिमेंट्स होंगे? वो जो नॉन जीरो एलिमेंट्स जो कि कहां पर बैठे हुए हैं, डायगोनल पे बैठे हुए हैं। इन दिस केस कौन से वो एलिमेंट्स होंगे? A11। और संभवतः जो मैं A22 लिखा हूं, वो बाद में किस में बदल जाता है? बाद में वो किस में बदल जाता है? कोई बताएगा?
A-22। हाँ, A-22, ठीक। तो मैंने लिख दिया है A-22, लेकिन आप समझ रहे होंगे इस बात को। इन दिस केस A-11, A-22 आर दी pivots, ठीक। कैसे एलिमेंट्स हैं, कैसे एलिमेंट्स हैं? दे शुड बी द नॉन जीरो एलिमेंट्स सिचुएटेड इन द मेन डायगोनल। फिर इसकी सहायता से हम क्या करते हैं? देन pivots are those non-zero elements situated in the main diagonal with the help of which with the help of which we convert the augmented matrix। आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, हाँ। with the help of which we convert the augmented matrix into an upper triangular matrix। मैंने थोड़ा बड़ा लिख दिया है सेंटेंस। आप चाहे तो इसको छोटा हिस्सों में बांट सकते हैं। अर्थ ये है कि अगर मैं 3 बाय 3 मतलब 3 इक्वेशन और 3 वेरिएबल लेता हूं, तो पिवट कौन से एलिमेंट्स होंगे? जो नॉन जीरो एलिमेंट्स जो मेन डायगोनल पे है, जिनकी सहायता से मैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी को किस में बदल लेता हूं? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में बदल लेता हूं। यहां तक समझ में आया पिवट किसको कहते हैं? यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. ठीक। थोड़ा सा बताते रहना ना, थोड़ा सा Yes. आवाज आते रहे तो भी चलेगा। मतलब सभी लोग ना बोले, मतलब थोड़ा ये लगे कि आई एम ऑडिबल और स्क्रीन दिख रही है और आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप पूछ भी सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आ सकती है बताइए? मैंने एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस लेके गॉसियन एलिमिनेशन मेथड को शुरू किया। पिवट मेरे हैं, दिए हुए हैं। प्रॉब्लम क्या आ सकती है? क्या समस्या आ सकती है ऐसा करते समय? अगर मेरे ये जो एलिमेंट्स हैं A11, A22 या A22 अगर ये जीरो हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? Zero. 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 जीरो हो जाएंगे और बहुत या बहुत छोटे हो जाएंगे, या बहुत छोटे हो जाएंगे। और तब मैं अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में बदलना शुरू करूंगा, तो उसके नीचे की वो जो पिवट के नीचे वाली रो के जो एलिमेंट्स हैं वो बहुत बड़े होते चले जाएंगे। और तब फिर जो ट्रायंगुलराइजेशन है मैट्रिक्स की प्रक्रिया जो है, कि गिवन मैट्रिक्स को ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में बदलने की जो प्रक्रिया है, वो पूरी नहीं हो पाएगी। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं एक बात, कि एक प्रॉब्लम अराइजेस, ए सीरियस प्रॉब्लम, ए सीरियस प्रॉब्लम अराइजेस कब उत्पन्न होगी? जब कब उत्पन्न होगी? जब when the diagonal elements और स्वाभाविक है डायगोनल पे ही सिचुएटेड हैं पिवट्स, जिनकी सहायता से हम आगे का ट्रायंगुलराइजेशन का प्रोसेस करते हैं। आपने भौरा जो खेल था, भौरा लेके आप अपन चलाते थे ना, उसमें रस्सी बांध के, ठीक है? तो भौरा घूम क्यों पाता था? किसके परितः, किसकी, कौन था पिवट उस समय जिसके, अगर वो नहीं होता तो आगे भौरा घूमता नहीं।
आवाज आ रही है आपको? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। हेलो। यस सर। अरे बीच में डिस्कनेक्ट हो जा रहा है यार, सॉरी। मैं ये बोल रहा था कि हाँ, मैं ये बोल रहा था कि इस गॉसियन एलिमिनेशन मेथड में समस्या कब आ जाती है, कब आ सकती है? आप ये जान रहे हैं कि गॉसियन एलिमिनेशन मेथड आधारित किस पर है कि जो दो पिवट्स हैं A11 A22 और अगर 4x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा तो A33, ये पिवट्स की ही सहायता से आप उसके सब्सिक्वेंट उसके बाद वाली रोस में जो आई ग्रेटर देन जे वाले एलिमेंट्स हैं उसको जीरो में कन्वर्ट करते हैं। अर्थात अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्शन जो है वो इन्हीं पिवट एलिमेंट्स की सहायता से होता है। और पिवट का उदाहरण देने के लिए मैंने आपको ये बोला था कि जो लड़के एक अपने पास था ना लकड़ी का, जिसमें एक कीला लगा रहता था, रस्सी लपेट के अपन उसको स्पिन करते थे तो वो घूमता था अपनी एक्सिस पर, है ना? लट्टू सर। तो उसमें उसमें अविनाश पिवट किसको कहेंगे सर उसका जो या विकास? हाँ, उसका जो बोलो। नीचे वेरी गुड। पॉइंट होगा उसको सर। जो नीचे उसमें क्या लगा रहता है? वो कील का जो वो लगा कील, रहता है, नोकीला, हाँ पेंसिल। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जिससे वो उसी जिससे वो तरीके से। घूर्णन हाँ गति बिल्कुल करता सही। हाँ जी, हाँ जी, उसी तरीके से हमारे केस में भी ट्रायंगुलाइजेशन जो है मैट्रिक्स का वो किस पर आधारित है? उन पिवट्स के ऊपर आधारित है। तो समस्या जीईएम में कब आ जाएगी? जब डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाए? आंसर दीजिए कोई। व्हेन द डायगोनल एलिमेंट्स है, जीरो या छोटा हो जाए। हाँ हाँ, व्हेन द डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो और वैनिशिंगली स्मॉल। वैनिश हुए नहीं है लेकिन इतने छोटे हो गए हैं कि मान सकते हैं कि खत्म हो गए हैं, वहां पे उनकी वैल्यू को अपन क्या ले सकते हैं? जीरो ले सकते हैं। ठीक है। सो व्हेन द डायगोनल एलिमेंट्स आर वेरी स्मॉल या जीरो और वैनिशिंगली स्मॉल, देन और साथ में then the elements of the row, then the elements below this diagonal element, कोई भी एक होगा उसके नीचे का जो रो होगा, below this diagonal element जो जीरो हो गया, below this diagonal element, below this diagonal element become very large in magnitude, और तब वो क्या होता है? नीचे वाली जो रो है इस पिवट के, वो रो के जो एलिमेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो कंप्यूटर में अभी तो अपन यहाँ पर छोटे मैट्रिक्स से काम कर रहे हैं, है ना? कैसे? 3x3 से काम कर रहे हैं। लेकिन जब हायर ऑर्डर इक्वेशंस होंगे तो हम कंप्यूटर से कैलकुलेशन करते हैं इसका, और तब फिर वहां पर मुश्किलात आ जाती है क्योंकि लार्जर एलिमेंट्स जो है वो सब्सिक्वेंट रो में चले आते हैं। तो ये जो समस्या है, उस समस्या का हमको सलूशन निकालना पड़ेगा। ठीक, इस समस्या का हमको सलूशन निकालना पड़ेगा। और समस्या का सलूशन कैसे निकालेंगे? तो समस्या का सलूशन कैसे निकालेंगे? टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को से निजात पाने के लिए, टू ओवरकम दिस, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। यस सर। आ रही है? यस सर। यस सर। तो इस प्रॉब्लम, हाँ, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, इस समस्या से सलूशन कैसे मिले? टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम वी कैन नॉट, वी कन्वर्ट, क्या करेंगे? वी कन्वर्ट, यस सर। वी कन्वर्ट, हाँ, क्या करेंगे? बताएगा कोई हल? वी कन्वर्ट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, वी कन्वर्ट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। देखिए, सवाल करेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। कायदे से मुझे पहले कई बार न्यूमेरिकल मेथड्स में मैं पहले न्यूमेरिकल कराने लग जाता हूं और फिर उसके बाद आपको थ्योरी समझाता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आता है। लेकिन ये अभी भी समझ में आ जाएगा कि इस समस्या का हल कैसे निकलेगा।
अगर मैं गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को कन्वर्ट करूं, वी कन्वर्ट द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस सच दैट, इस तरीके से कन्वर्ट करूं सच दैट द एलिमेंट एक कोई पिवट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, सच दैट द एलिमेंट विच हैज लार्ज मैग्नीट्यूड in that column position, कौन सा कॉलम पोजीशन जिसमें कि वो पिवट बैठा हुआ है, यहीं पे दिखा देता हूं। दैट कॉलम पोजीशन का मतलब ये होगा, अगर मैं A11, A12, A13, A14 और B1, A21, A22, 3, A24 और B2 ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बता रहा हूं, 3, 1 और B3, और A4 2, 4, 3, 4, 4 और B4, ये मान लीजिए 4/4 का है सिस्टम ऑफ इक्वेशन। और मान लीजिए हमारे पास ये A11 या मान लीजिए A21, मैं इसको लाल स्याही से कर, A2 पहला पिवट से तो काम चल गया, लेकिन किसी तरीके कारण से ये जो सेकंड पिवट है, सेकंड पिवट क्या है, कोई दे जवाब। A22। A22। सॉरी, मैं कनेक्शन बदल दिया हूं। आवाज आ रही है अभी आपको? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस और सर। मैं ये बोल रहा था कि अगर आपको अगर मान लीजिए पिवट्स पे 0 आ गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा उसका मैं हल बता रहा था। तो क्या किया मैंने कि अगर मान इसमें पिवट कौन कौन से हैं, आपको स्क्रीन दिख रहा होगा। A11 एक पिवट होगा, A22 एक पिवट होगा, A22। और A22। A21 और A23। A23 हाँ। A3 भी होगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए बच्चों कि अगर किसी कारण से A22 जो है वो 0 आ गया, क्या हुआ, A22 जो है वो 0 है, तब क्या करेंगे अपन, तब ये करेंगे टू ओवर चलेगा सर। कनेक्शन प्रॉब्लम हो गया लग रहा है।
सर दूर रहे हैं आप लोग, थोड़ा रुक जाइए, है ना। तो बच्चों ये A22 किस कॉलम में है? सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम सेकंड में। कॉलम तो में। हम क्या करेंगे, देखिए लिखा हुआ है। हाँ ओके, सच दैट द एलिमेंट विच हैज लार्ज मैग्नीट्यूड, इसमें इसके नीचे देखिए A22 0 हो गया। अब जो एलिमेंट, अब हमको इस कॉलम में क्या देखना है कि A32 दिखता है और A42 दिखता है। इसके नीचे क्या एलिमेंट्स हैं? इसके नीचे क्या एलिमेंट्स हैं? A32 A32 A42 A42। हाँ, अब क्या करेंगे कि हम वी विल, तो अब हम कन्वर्ट करेंगे गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को इस तरीके से, सच दैट द एलिमेंट विच हैज द लार्जेस्ट, कर देता हूं, लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड इन दैट कॉलम पोजीशन। अब मैं यहां पे रेड इंक से लिख रहा हूं, कम्स एट दी comes at the यहां लिख दें, at the position of the pivot, कंडीशन जिसको कि हम डेट इज, कौन सी पोजीशन है वो? डायगोनल पोजीशन। तो हम A32 पे नजर लगाएंगे, A42 पे नजर लगाएंगे, देखेंगे मैग्नीट्यूड दोनों में से किसका 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 ज्यादा है। आंसर किसका? यस सर। अगर मान लो A4, हाँ A4 ये ज्यादा है, अगर ये ज्यादा है तो इसको उठा के कहां ले जाएंगे? सेकंड रो में ले जाएंगे। अगर A32 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो इसको उठा के कहां ले जाएंगे? सेकंड रो में ले जाएंगे। सेकंड रो। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, यहां तक किसी को नहीं समझ में आ रहा तो फिर से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पूछ सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। फिर से दोहरा दे रहा हूं मैं कि आपके पास जो मैट्रिक्स इक्वेशन है उसमें आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लिया, और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाने के बाद आपने देखा कि जब आपने फर्स्ट पिवट को यूज करके आपने A21 को 0 लाया, लेकिन किन्हीं कारणों से A22 भी क्या हो गया? जीरो हो गया। A22 भी 0 आ गया। तब आप A22, हाँ तब आप फिर A22 की सहायता से आप आगे कैसे बढ़ेंगे? A32 को कैसे 0 लाएंगे, है ना। तो इसके लिए जरूरी यह है कि आप क्या करेंगे, इस कॉलम के ऊपर नजर डालेंगे, इस कॉलम में देखेंगे कि इस जो सेकंड पिवट के नीचे A32 और A42 है, इसमें कौन सा बड़ा है, और उस बड़े एलिमेंट जिसमें वो बड़ा है, जो एलिमेंट जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, वो जिस रो में है उस रो को उठा के कहां रख देंगे? सेकंड रो में रख देंगे। अब लिखो, पार्शियल पिवटिंग किसको कहते हैं? पार्शियल पिवटिंग, एक होती है पार्शियल पिवटिंग और एक होती है कंप्लीट पिवटिंग। तो पार्शियल पिवटिंग का मतलब ये है कि सिर्फ रोज को इंटरचेंज करते हैं। इफ ओनली रोज आर इंटरचेंज, if only rows are interchanged
to bring to large magnitude, to bring the element of large magnitude of the pivotal column. pivotal column कौन सा है? ये C2 जो है, PIVOTAL कॉलम, पिवोटल कॉलम। तो इस पिवोटल कॉलम में क्या करेंगे? इफ ओनली रोज आर इंटरचेंज टू ब्रिंग द एलिमेंट कॉलम to the pivotal step, to the pivotal position, then it is called partial pivoting। मतलब फिर से कह रहा हूं कि सिर्फ अगर रोज को आपस में इंटरचेंज करके पिवोटल कॉलम में जो लार्जेस्ट पिवोटल पोजीशन में, तब ये कहलाएगा पार्शियल पिवटिंग। और आप अंदाज लगा सकते हैं कंप्लीट पिवटिंग में क्या होने वाला है? कंप्लीट पिवटिंग में क्या होगा सर? जब रोज और कॉलम दोनों को यूज करो। दोनों। जी सर, रो और कॉलम दोनों। ठीक है, हमको जी सर। और वो करना नहीं है ना, वो हमारे कोर्स में है। व्हेन दी रोज, हाँ दोनों को यूज करोगे। व्हेन दी रोज एंड कॉलम्स बोथ आर यूज्ड, तब हम इसको कहेंगे कंप्लीट पिवटिंग। ठीक, एक छोटा सा सवाल पहले कर दूं मैं आपको, जिससे कि आपको समझ आ जाएगा, फिर आगे की चीज थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन लिख देंगे। करें एक सवाल? यस सर। बढ़े आगे? यस सर। यस सर। हाँ, तो मैंने यहां लिख दिया है एग्जाम्पल ऑन पिवटिंग। एक एग्जाम्पल ले लें पिवटिंग के ऊपर। क्या एग्जाम्पल लिया जरा देखिए। 3x1 प्लस 6x2 प्लस x3, बड़ा करूं अक्षरों को, ठीक है सर। 2x1 प्लस 4x2 प्लस 3x3 प्लस 3x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 9। ये तीन इक्वेशंस दिए हुए हैं। हम जीएम से शुरुआत करें। जो तरीका हमने पढ़ा है तो उसके हिसाब से पहला तरीका से क्या मिलेगा, हम यहां लिख देते हैं R2 माइनस 2/3 R1। अनेक अनेक तरीके में वो भी चलेगा, आप जैसा भी कर ले। तो यूटी में बदल लें तो आसानी है। अगर इस यूटी का मतलब अपर ट्रायंगुलर में, तो यहां से क्या एलिमेंट्स हो जाएंगे, फिर से लिख लेते हैं 3x1 प्लस 6x2 प्लस x3 इक्वल टू 16 इंटू 3, मतलब 3 कैंसिल हो गया, 2 माइनस 2 0 हो गया, तो यहाँ पे हो गया 0 प्लस 4 माइनस 2/3, 4 माइनस 2/3, 4 माइनस 2/3 इंटू 6 3 और 6 2 हो गया, 4 माइनस 4 अगेन 0 है ना। 4 माइनस 2/3 टाइम 0 आएगा। हाँ, और यहां पर क्या आएगा, प्लस 7/3 x3 इज इक्वल टू 7/3। क्यों आ गया? क्योंकि 3 माइनस 2/3 मतलब 9, 3 3 9 माइनस 2 7/3, और 13 माइनस 2/3 इंटू 8 16 कितना हो गया, 13 3 39, 39 माइनस 30 20 कितना हो गया, करके देख लो। अच्छा चलो, कहीं जल्दी करने में गड़बड़ हो सकता है। 13 है बेटा, 7/3 13 माइनस सेकेंड इक्वेशन नहीं, हाँ सर, आखिरी में 7/3 13 माइनस 2/3
39 माइनस 16 कितना हुआ? नहीं 39 माइनस 32 सर। 32 39 होगा माइनस सर। नहीं सर 28। 39 माइनस 32। 32। कहाँ कहाँ गलती हुई? 13/3, यस, ठीक ठीक, 13/3, ठीक है ना? यस सर। 13/3। यस सर। और इस इक्वेशन को फिर यस से सर। एक बार लिख देते हैं, x1 प्लस 3x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 9। अब एक काम करें, पहले इसको भी ले आए, इस वाले एलिमेंट को भी 0 ले आए, तो ये क्या होगा? ये क्या होगा? R3 माइनस क्या दे देगा? फिर लिख लें 3x1 प्लस 6x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 16। और ये होगा 0x1 3x3 इज इक्वल टू 13/3। और तीसरा क्या हो जाएगा? अब x1 माइनस 1/3, मतलब ये 0 टाइम्स x1 प्लस 3 जा कितना आएगा? माइनस 1/3 इंटू 6, तो ये 2 हो गया। तो ये 3 माइनस 2 1, 1। मतलब यहाँ पे क्या आएगा? x2 आएगा प्लस, है ना, प्लस x2 प्लस 2 माइनस 1/3, मतलब 6 माइनस 1 5/3 x3 5/3। 5/3, हाँ 9 हाँ 5/3 आ गया। 9 माइनस लिखो 16/3, तो ये कितना हो गया? 27 माइनस 16 मतलब 11/3। ये कितना हो गया? 11/3 दिख रही है। अब प्रॉब्लम क्या आ गया? आप, अब मैं चाहूंगा प्रॉब्लम को आप ही बताइए, क्या प्रॉब्लम आ गया यहाँ पर? 0 आ गया डायगोनल। कहाँ पर? 822। ठीक से बोलना है हमको। 822 0 हो गया। हाँ हाँ, सेकंड पिवट 0 हो गया। 0 हो अब गया। इसके नीचे, हाँ अब देखो बेटा, जो लिखाया था उसी के अनुसार चलें। उस पिवोटल कॉलम ये है हमारा, ये हमारा पिवोटल कॉलम, ठीक है, पिवोटल कॉलम। इस पिवोटल कॉलम में नीचे की ओर जाएं तो लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड वाला एलिमेंट कौन सा है? यही है ना, यस जिसमें कि ये 1 है, 1 टाइम्स x2 है। यस तो सर। अब क्या करेंगे अपन? ये है हमारा R1। तो हम क्या करेंगे? विदाउट चेंजिंग द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, मैं लिख देता हूं, विदाउट चेंजिंग द सॉल्यूशन ऑफ द equation, without changing the solution of the equation, we will interchange, कौन सी रो को इंटरचेंज करेंगे? we will interchange, कौन सी रो को इंटरचेंज करेंगे? R3 R2 R3 R2। हाँ बोलो। R3 with R2। हाँ, we will interchange the rows R2। R2 और R3 ठीक, सर। तो अब नया पोजीशन लिख दो अब इक्वेशंस का। तो फिर से आ जाएगा 3x1 प्लस 6x2 प्लस x3 इक्वल टू 16। और फिर यहां से क्या आएगा? यहां से आएगा 0 टाइम्स x3, 7/3 x3 इज इक्वल टू 7/3 x3 इज इक्वल टू 13/3। तो ये सिस्टम, ये आफ्टर पार्शियल पिवटिंग, आफ्टर पार्शियल पिवटिंग आपके पास क्या इक्वेशंस आ गए? ये इक्वेशंस आ गए।
और यहां से अब आसान है, x3 मिल गया आपको। x3 कितना मिल गया, दिख रहा है आंसर। x3 क्या हो गया, 13/7 13/7 हो गया। और जब x3 का वैल्यू मिल गया तो यहां से क्या मिल जाएगा, x2 की वैल्यू मिल जाएगी। हाँ, और फिर निकाल लिया, और बैक सब्स्टिट्यूशन करते गए तो फिर क्या निकाल लिया, x1 निकाल लिया। हो गया, हो गया। यस सर। अब मैं इसके मेथड को, और मैं आपको बल्कि एक सवाल और करा रहा हूं, और उसके बाद इसके मेथड को डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे, क्योंकि अगर परीक्षा में पार्शियल पिवटिंग 5 नंबर के लिए आ गया तब आप क्या करेंगे। तो मैं एक और एग्जांपल पहले करा देता हूं, और उसके बाद फिर अपन डिस्क्रिप्शन को लिख लेंगे। एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं, एग्जाम्पल 2 ले ले। करें आगे ऐसे ही करें कि पहले डिस्क्रिप्शन करें पूरे यस मेथड सर। का? हाँ, तो अब नहीं फिर सर, एक इक्वेशन ले लेते हैं। पहले हाँ जी, क्वेश्चन करा दीजिए सर। क्वेश्चन करा देता हूँ, आसानी हो जाएगी आपको, है ना। क्वेश्चन। तो आपको समझ आ जाएगा यस सर। मेथड क्या है। तो फिर से एक इक्वेशन लिखते हैं। यहाँ क्या था, हाँ चलो 3 ही इक्वेशन ले लेते। 2x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 6। दूसरा इक्वेशन है 4x1 प्लस 2x2, सॉरी सॉरी रुकिए, तीसरा आया ही नहीं। 2x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इक्वल टू 6। दूसरा इक्वेशन है 4x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 equal to 4, and the third equation is x1 minus x2 plus x3 equal to 0। ये हमारा R1, R2 और R3 थर्ड रो। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में आप जानते हैं कि B1, B2, B3 को ऐड करना है। अब शुरू करना है ये सवाल को। मैं मेथड को पहले आपको बताना चाहिए था, लेकिन उसको आपको समझना ज्यादा आसान होता है जब पैरेलल में सवाल कराते जाऊं और फिर एक मेथड को भी बोलते जाऊं। तो सबसे पहले अपन उल्टा काम करते हैं। कई बार हम बैकवर्ड डायरेक्शन में चलते हैं तो हमको ज्यादा फायदा दिखता है। तो हम पहला स्टेप लिखते हैं। आप पहला पिवटल कॉलम कौन सा होगा, यहां लिख देता हूं, फर्स्ट पिवटल कॉलम CP1 लिख सकते हैं, ठीक है। P मतलब यस। पिवटल, 1 मतलब पहला कॉलम, और P मतलब कॉलम। CP2 ये सेकंड पिवटल कॉलम, और CP3 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन लिख दिया अपन, ठीक है। अब पहले पिवटल कॉलम में ये लाइन, ये मैं मेथड में लिखाऊंगा, आप ऑब्जर्व करिए 2, 4, और यहां पर इसका कोफिशिएंट क्या है लिखा नहीं है, लेकिन कोफिशिएंट 1 है, यहां पर भी 1 है। तो पहले पिवटल कॉलम में सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट क्या है मैग्नीट्यूड में। अगर ये माइनस होता तो पर भी क्या लेते, प्लस में लार्जेस्ट लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है फर्स्ट पिवटल कॉलम में, A21 कौन सा है बेटा, और इसमें देख के बताओ ना। A21 लार्जेस्ट ये सबसे बड़ा, A21। अरे A21 गुड, A21। 4 है। 4 तो लिखेंगे, हाँ हाँ, तो क्या लिखेंगे, सिंस 4 इज द, ऐसे ही परीक्षा में लिखना है, 4 इज द लार्जेस्ट एलिमेंट इन द फर्स्ट pivotal column, first pivotal column CP1, 4 is the largest element in the first pivotal column in the 8
A21 पोजीशन, वेरी गुड। आपने बताया था कि A21 पोजीशन, ठीक। या सिंस को भी काट दो, सिंस को भी काट दो। 4 इज द लार्जेस्ट एलिमेंट। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? इंटरचेंज द टू रोज, interchange the two rows R1 and R2 so that now, अब जाके क्या हो जाएगा? अगर दोनों रो को इंटरचेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? R1 और R2 को इंटरचेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 4x1 क्या हो जाएगा? 2x2 हाँ, तो 4 कम्स इन 4x1 द, plus 2x हाँ, 4 कहां पर आ जाएगा? 4 कहां पे आ जाएगा? फर्स्ट रो नहीं, में। पहले मैं मेरा क्वेश्चन का जवाब दो। 4 कहां पर आ जाएगा अगर मैं इंटरचेंज कर दूंगा? A11 फर्स्ट पीवट फर्स्ट रो में और A11 के पोजीशन पे। आ जाएगा, फर्स्ट पीवट पोजीशन पर 4 चला A11 आएगा, और यही हम चाहते हैं। हाँ, फर्स्ट, ओके ओके, फर्स्ट पीवट पोजीशन A11, वेरी गुड। बदल ले भाई, तो क्या बन जाएगा? अब पीवटिंग के बाद का इक्वेशन को मैं रेड इंक से लिखता हूं, तो ये हो जाएगा 4x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 इक्वल टू 4। और ये भी बदल गया है, इसको भी इसीलिए बदल देता हूं, 2x2 प्लस x3 इक्वल टू 6। और इंटरचेंज किया नहीं है, इसको ऐसे ही लिख देते हैं, ब्लैक पेन से लिख दे रहा हूं, तो x1 माइनस x2 प्लस x3 इक्वल टू 0। ये मेरे नए सेट ऑफ इक्वेशंस हो गए। तो मैं इसको R1, ये हमारा R2 हो गया, ये R1 डैश हो गया, बदल गया, ये R2 डैश बदल गया, R2 बदल के R2 डैश हो गया, मतलब इंटरचेंज कर लिया। और R3 तो वैसे ही का वैसे ही पड़ा हुआ है, ठीक। और अब आप थर्ड स्टेप पर क्या करेंगे? कोई बताए मुझे, अब क्या करेंगे थर्ड स्टेप पर? जो पहले करते आ रहे थे उसी को थर्ड स्टेप पे करेंगे। पहले क्या, पहले के सवालों में क्या किए थे? क्या किए थे पहले के सवालों में? जीईएम में क्या किए थे? रूटीन जीईएम में A21 को R2 और माइनस क्या कर देंगे? A21 को 0 किए थे। हाँ हाँ, तो R2 माइनस, R2 हाँ, माइनस तो क्या 2R2 ऑपरेशन होगा? रो ऑपरेशन क्या होगा? 1/2 R2 माइनस 1/2 R1 हाफ R1 इंटू, R1 R1। तो फिर से, हाँ, तो 4x1, अब की बार 4x1 का को 2 प्लस 2x2 प्लस 3x3 इक्वल टू 4। और ये ऑपरेशन कर, इधर से अब क्या चेंज हुआ? ये कितना हो गया? ये तो 0 हो जाएगा, 0 इंटू x1 प्लस ये कितना होगा? 2 माइनस हाफ, मतलब ये x2 हो जाएगा, ठीक। यस सर। और ये कितना हो जाएगा? माइनस हाफ इंटू x3 हो जाएगा, लिखेंगे ऐसा। x3 और 6 माइनस 1/2 इंटू 4, मतलब, हाँ, तो 6 माइनस 1/2 इंटू 4 हो गया, 2 हो जाएगा। है ना। और बाकी थर्ड रो तो वैसे ही रहेगी, तो ये हो गया x1 माइनस x2 प्लस x3 इक्वल टू 0। अब इन तीनों को क्लब कर देते हैं, ये तीन हमारे अभी के इक्वेशन है। अब फिर चौथे स्टेप पे आ जाए। चौथे स्टेप पे आएंगे तो क्या करेंगे? चौथे स्टेप पर आएंगे तो क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? R3 माइनस 1/4 R1। चौथे स्टेप पे आएंगे तो R3, हाँ, R3 माइनस 1/4 1/4 R1। R1, ठीक, वेरी गुड। और फिर 4x1 वैसे लिख देते हैं, हाँ, 4 इक्वल टू 4।
आप लोग को एक काम देने वाला हूं असाइनमेंट इसी के ऊपर, और वो असाइनमेंट दूसरा होगा, वो सवाल हल करने का असाइनमेंट नहीं होगा। आपकी तरफ से मैं देखूंगा, और फिर उसके बाद कल अपन इसको आगे बढ़ा देंगे। और ये कितना हो गया, ये तो 0x1 हो गया प्लस x2 हो गया माइनस 1/2 x3 हो गया और इज इक्वल टू 4 हो गया। और ये वाली प्रक्रिया करने से क्या हो गया, अब इसको रेड कलर से कर देते हैं। कौन सा, x1 माइनस 1/4 x1, x x हाँ x1 माइनस 1/4 x1 क्या मिल गया यहां से क्या मिल गया, 0 × x1 0 माइनस 3/2 x2 माइनस 3/2 x2 3/2 माइनस x2 माइनस 3/2 × प्लस 1/4 x3 इज इक्वल टू x3 -1। ये नए सिस्टम ऑफ इक्वेशन फिर अच्छा से बन गए। ठीक, अब ठीक है सर। बताओ कि अब, हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब बताओ, ये है हमारा, अब मेरी बात ये है कि ये पिवोटल कॉलम CP1, ये है CP2 और ये है CP3 जिसकी जरूरत नहीं। मतलब मेरा ध्यान इसके ऊपर गया, किसके ऊपर, इसके ऊपर, है ना, सॉरी 1 × x2, और नीचे क्या है, -3/2 × x2। तो अगला स्टेप क्या होना चाहिए, जैसा हमने पहले किया था, बोलो। हम नजर डालेंगे, हमारा फोकस किसके ऊपर होगा, सेकंड पिवोटल कॉलम में। सेकंड पिवट पे जाएंगे, हाँ सेकंड पिवट पे जाएंगे तो उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो 1 है। हम उस कॉलम में नीचे की ओर जाएंगे, उस सेकंड पिवट के नीचे की ओर जाएंगे तो जो x2 का कोफिशिएंट है वो कितना है, आंसर -3/2 मैग्नीट्यूड में कितना है, मैग्नीट्यूड महत्वपूर्ण शब्द है, 3/2 सर मैग्नीट्यूड में कितना है, 3/2 3/2 मतलब, हाँ मतलब कितना है, 1.5 है, जो 5 कि किससे अधिक है, जो कि किससे 1 अधिक से है, जो कि अधिक है, वन से वन अधिक है से सर। अधिक है ना, 1 से अधिक है सेकंड पीवट पे। हाँ तो अब अपना नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, इंटरचेंज फर्स्ट एंड सेकंड रो। इंटरचेंज R2 फर्स्ट एंड सेकंड, नो सर फर्स्ट R3 and R2 को क्यों करेंगे, R2 एंड R3 को इंटरचेंज करेंगे, वेरी गुड। और अब इंटरचेंज कर लीजिए तो क्या मिलेगा, पहला वाला तो वही है तो उसको तो वैसे ही लिख देते हैं, 4x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 इक्वल टू 4। और दूसरा तीसरा को इंटरचेंज, सॉरी 0 × x1 माइनस 3/2 माइनस, हाँ 0 × x1 माइनस क्या आ जाएगा, 3/2 3/2 x2 3/2 इंटू x2/4 x3 इक्वल टू -1। -1 तीसरा क्या हो जाएगा, अब बदल दिया, 0 × x1, हाँ 0 × x1 प्लस 1 × x2 मतलब x2 माइनस 1/2 × x3 इज इक्वल टू 4। ये अब फिर एक नया सिस्टम ऑफ इक्वेशन आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कौन सा नंबर का स्टेप हो जाएगा, छठवां।
अब छठवां स्टेप क्या हो जाएगा? किसको जीरो लाना है? 2 को 0 करना। इसको जीरो लाना है, तो ए क्या 3 2 करोगे? R3 प्लस, A3 हाँ तो R3 प्लस 2/3 टाइम्स 2/3 टाइम्स R2 R2 कर दे, हो जाएगा इससे? yes sir होगा इससे हो yes sir जाएगा जीरो, ये वाला एलिमेंट हो जाएगा। यस सर। लेकिन ये ध्यान रखना ये जीरो ना बने। सभी लोग ये ध्यान रखें कि ये जीरो नहीं बदलना चाहिए। तो अब क्या एलिमेंट? +3x3 = 4। और फिर अगला एलिमेंट क्या हो जाएगा? 0 × x1 -3/2x2 + 1/4x3 = -1। और इसको रेड से करने का मतलब ये बदल गए हैं एलिमेंट्स। 0 × x1 प्लस ये 0 × x2 -1/4 × x3। ठीक है, चेक कर लो। 4 माइनस नहीं 4 10/3 का सर 4 + 2/3 × -1 मतलब x3 ठीक है। वाला चलो, -2 तो yes ये sir नया सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन गया अब। ठीक है ना? ये कोई गलती तो नहीं दिख रही? तो यहां से क्या आ जाएगा? -4x3 = 10/3, या x3 किसके बराबर हो जाएगा? आप निकाल लोगे x3 की वैल्यू, वो कोई बड़ी बात नहीं है। और बैक सब्स्टिट्यूशन से आप क्या निकाल सकते हो? बैक सब्स्टिट्यूशन से आप क्या निकाल सकते हो? बाय बैक सब्स्टिट्यूशन क्या निकाल सकते हो? x2 और x1 कैन बी फाउंड। x1 लेके हम काम करते हैं। तो आपको मैंने 2 सवाल करा दिए जिससे आपको ये समझ में आया, जिसमें की शुरुआत भी हमने लिखी है बहुत सारी, है ना? ठीक है। काम ये असाइनमेंट के रूप में प्रोसीजर बता दी कि भाषा मुझे नहीं चाहिए। आप अपने शब्दों में, अभी 2 स्टूडेंट आए थे किसी कारण से, तो हमारे सर ने यही समझाया कि हमको आप अपनी इंग्लिश, वो गलती हो ग्रामर में कोई दिक्कत नहीं, जिसमें हिंदी का भी मिश्रण हो जाए तो भी चल जाए, लेकिन आप इंग्लिश में लिखना शुरू कर दीजिए। और असाइनमेंट क्या दे रहा हूं आपको? असाइनमेंट ये दे रहा हूं, असाइनमेंट आप इसमें कुछ लोग कंप्यूटर साइंस के भी होंगे, है ना? तो असाइनमेंट ये दे रहा हूं, राइट दी प्रोसीजर ऑफ, जो समीकरण है उनमें अदला बदली करते हैं, उनका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, पहला रो दूसरा रो तीसरा रो इंटरचेंज करने की जो प्रक्रिया है। राइट द प्रोसीजर ऑफ रीऑर्डरिंग, या इसको मैं री के बाद डैश डाल देता हूं, ठीक है, जिससे आपको और क्लियर होगा। रीऑर्डरिंग write the procedure of reordering the equations in the partial
गॉसियन एलिमिनेशन। ठीक, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा असाइनमेंट ये है, ये अगर आपने प्रोसीजर पहले शब्दों में लिख दिए, फिर दूसरा क्या होगा, दूसरा लिखिए राइट दी अबाव प्रोसीजर फॉर दी अबाव। दिया सवाल में अनेक बार हमने लिख दिया और वो प्रक्रिया को समझाया है, उस प्रोसीजर को समझाया है। तो आपको मैं सोचता हूं कि प्रयास करना चाहिए इन सब चीजों को लिखने का, असाइनमेंट को लिखने का। और इससे संबंधित कोई बात पूछनी है, एल्गोरिदम लिखने का मतलब क्या होगा कि आपको इक्वेशन और कितने वेरिएबल्स चाहिए, तो आपको n फिक्स करना पड़ेगा। ऐसे ही पढ़ते हैं ना कंप्यूटर में। यस सर। क्यों भाई? यस सर। बोलो। यस सर। तो पहले इनपुट क्या करना पड़ेगा? इनपुट में क्या करना पड़ेगा? इस n को फिक्स करना पड़ेगा ना, कितने इक्वेशन और कितने वेरिएबल, उसी को तो अपन n बोलते हैं ना। यस सर। यस सर। अरे भैया, तीन इक्वेशन और 3 वेरिएबल, अरे कैसा कर रहे हो? तो n कितना हो गया यहाँ पर? 3 कितना हो गया? 3 हो गया कि नहीं हो गया? 3। हाँ, तो इनपुट 3। पहले आप कितने इक्वेशन ले रहे हो और कितने वेरिएबल ले रहे हो जो कि बराबर हैं, तो n एक ही वैल्यू काम आ जाएगी। तो n जो होगा नंबर ऑफ इक्वेशंस विच इज आल्सो दी नंबर ऑफ वेरिएबल। दूसरा आपको क्या इनपुट करना पड़ेगा? कोफिशिएंट्स aij करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? आप इक्वेशन कैसे बनाओगे? करना पड़ेगा सर। बनाओगे इक्वेशन, करना पड़ेगा पड़ेगा, तो सर। मत भी पड़े रहो। हाँ, और साथ में एक चीज और रह गई, इक्वल टू के बाद भी तो लिखा रहता था ना कुछ कुछ, वो कांस्टेंट्स। यस सर। तो यहाँ पर और एक चीज B1 इनपुट करनी पड़ेगी जो कि कहलाएगा, BI। हाँ, B1 B2 B3 कर दिया। यस सर। फिर कहां से? वेरी गुड। अब मैं थोड़ा 1-2 स्टेप लिख रहा हूं, आगे का पढ़ेंगे। किस इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे? किस इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे? स्टार्ट फ्रॉम दी किस फ्लो चार्ट नहीं बोला हूं, स्टार्ट फ्रॉम दी किस इक्वेशन पे पहले नजर डालेंगे? अगर 3 है, 4 है, 5 है, तो पहले किस इक्वेशन पे नजर डालेंगे? लार्जेस्ट नंबर। आंसर तब डालेंगे लार्जेस्ट नंबर। पहला। नहीं, हाँ हाँ हाँ, तो फिर मेरे को दुखी कर रहे हो आप। द इक्वेशन पहले किस मैग्नीट्यूड। पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन, किस इक्वेशन पर पहले नजर डालेंगे? लार्जेस्ट नंबर वाले। लार्जेस्ट। किस? जिसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होगा। नहीं, पहले तो आप कहाँ जाओगे? CP1। सेकंड पे जाएंगे हाँ, सर। CP1 पहले आप CP2 पहले समीकरण में जाओगे बच्चों। यस सर। उसके फिर तीसरा स्टेप क्या होगा? उसके पिवट एलिमेंट को उसके बाद फिर क्या करोगे? हाँ, अब मैं नहीं लिखूंगा। अगर वो सबसे बड़ा है तो जिस विधि से आपने इक्वेशन को सॉल्व किया है उस विधि से आप आगे बढ़ेंगे, और अगर वो नहीं है बड़ा तो क्या करेंगे? उस पिवोटल कॉलम में जाएंगे, नीचे की ओर जाएंगे और देखेंगे कि लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है, और अगर उससे बड़ा लार्जेस्ट एलिमेंट का मैग्नीट्यूड नीचे है तो फिर क्या करेंगे? इंटरचेंज कर देंगे उस रो को फर्स्ट रो के साथ, और फिर एक नया सिस्टम ऑफ इक्वेशन डिराइव करेंगे, और इस प्रोसेस को करते जाएंगे सेकंड पिवट के लिए, थर्ड पिवट के लिए, तब तक जब तक कि गिवन मैट्रिक्स किस में ना बदल जाए, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में बदल जाए, ट्रायंगुलर और फिर मैट्रिक्स। बैक सब्स्टिट्यूशन से
एक्स सब्स्टिट्यूशन से आप वैल्यू निकालना है। x1 x2 xn की वैल्यूज निकालें। तो आपको जो जो काम दिया है उसमें पहली बात तो प्रोसीजर लिखना है, जो लगभग उसी प्रोसीजर पर ही आधारित है ये एल्गोरिदम, है ना। तो मैंने पहले बोला कि आप प्रोसीजर लिख दीजिए तो आपकी परीक्षा में एक आंसर तैयार हो गया। अगर आपने एल्गोरिदम लिख दिया तो आपका सी लैंग्वेज में जो प्रोग्रामिंग करना है उसका एल्गोरिदम बन गया, तो दोनों काम हो जाएगा। और सवाल आया तो सर ने सवाल कराया, और अगर आप कल बना के लाइए और आपको मेल आईडी दे दी जाएगी, उस मेल एक गूगल फॉर्म दे दिया जाएगा, उस गूगल फॉर्म में देखिए क्या किया जाएगा, एक गूगल फॉर्म सर भेज देंगे, उस गूगल फॉर्म में ये असाइनमेंट आप सबमिट कर देंगे, अपलोड कर देंगे। और अगर उसमें समस्या हो रही होगी तो मेल आईडी में आप सब भेज दीजिएगा, ठीक है। तो मैं अब स्क्रीन शेयरिंग बंद करता हूं। एक्सक्यूज मी और सर। आज की क्लास इतना ही रहने दें, एक्सक्यूज मी ठीक है। सर। हाँ बोलिए। जी सर, ये जो लास्ट अभी क्वेश्चन बताए हैं। बोलिए बोलिए। जी सर, ये जो लास्ट अभी क्वेश्चन बताए हैं, हाँ उसमें सर क्या बोलते हैं, लास्ट वाली लाइन में ना 1/3 x3 इज इक्वल टू 10/3 आएगा। हाँ। हेलो। अच्छा, कुछ गलती हो गई? यस सर। 1/3 x3 इज इक्वल टू 10/3 आएगा। प्लस है सर साइन। -1/3। ना सर, वैल्यू गलत है। यस सर, वैल्यू गलत है सर। ये वाली, ये सर दिख नहीं रहा है एक्चुअली। किसको बोल रहे हो? सर वो 6th वाला जो स्टेप था ना। अच्छा रुको, मैं स्क्रीन फिर से, हाँ रुको रुको रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट। दिखी स्क्रीन? यस सर। नहीं यस सर दिखी। हाँ दिख, हाँ बोलो। सर जो ये 1/4 x3 है ना, वो -1/3 होगा सर उसकी हाँ, जगह सॉरी पे सॉरी -1/3। ओके, तभी तो Yes, sir. 10 आएगा। यस सर। ठीक ठीक, Yes, sir. गुड, करेक्टेड। जी सर। क्या नाम है? कामना श्रीवास्तव सर। नाम बोलो। है? कामना श्रीवास्तव सर, कामना श्रीवास्तव। ये देखो हमने लिख दिया, के श्रीवास्तव लिख दिया, करेक्टेड बाय के श्रीवास्तव, जिससे याद रहेगी। की क्लास कुछ समझ आई? पार्शियल पिवटिंग? यस सर। तो मैं सोचता हूँ आपको समस्या नहीं जाएगी, आप इसको करिए और दोनों काम करके लाइएगा कल, ठीक है। आपको शाम के समय मेल और फॉर्म, हाँ बोलो सर। पीडीएफ शेयर कर दीजिए, उस दिन का भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का भी पीडीएफ शेयर नहीं हुआ था। थोड़ा सा बढ़ने दो ना आगे।